नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी और एक बार फिर बजट महोत्सव में आपका मैं स्वागत करती हूँ। केंद्र की मोदी सरकार हो या फिर राज्य में भजन लाल सरकार, दोनों सरकारों ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए कई बड़ी घोषणाएं की थी, जिनकी देश प्रदेश में चर्चा थी। हाल ही में केंद्र की मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की सौगात दी है। ऐसे में एक बार फिर से कर्मचारियों को सौगातें मिलने की उम्मीद है। केंद्र और राज्य का बजट आने वाला है और ऐसे में राजस्थान की जनता और कर्मचारियों को बजट से बड़ी राहत और कई तरह की योजनाओं की भी आस है। ऐसे में सवाल यही कि इस बार भजन लाल सरकार के बजट से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को क्या सौगात मिलेगी। आज बात इसी खास मुद्दे पर। चलिए, खास मुद्दा है चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ मौजूद है कर्मचारी नेता गजेंद्र सिंह जी। गजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ चर्चा में मौजूद है विपिन शर्मा जी, कर्मचारी नेता है। विपिन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही मौजूद है एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा जी भी। ऋतुराज जी, आपका भी बहुत स्वागत है, क्योंकि खास मुद्दा है। जब हम अलग अलग सेक्टर की बात करते हैं तो कर्मचारी भी अपने आप में एक बड़ा विभाग ही कह सकते हैं, क्योंकि इतनी ताकत होती है इनमें कि सरकार को बना भी सकते हैं, सरकार को गिरा भी सकते हैं। और इसलिए जब बजट आता है या कोई फैसले होते हैं, गजेंद्र सिंह जी आप ही से शुरुआत करते हैं, तो कर्मचारियों को भी बहुत खास ध्यान दिया जाता है कि क्या उनकी मांगे हैं, क्या हम बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों से मैं यही समझना चाहूंगी कि क्योंकि अब बजट आ रहा है केंद्र का भी और राज्य का भी, ऐसे में कर्मचारी इस बार क्या उम्मीद कर रहे हैं कि उनके लिए क्या बेहतर हो सकता है। जी श्वेता जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि बजट पे जो कर्मचारियों के लिए आपने डिबेट रखी। और कर्मचारियों को केंद्र सरकार की बात करते हैं तो केंद्र सरकार से कर्मचारियों को बहुत बड़ी इस बार बजट में, क्योंकि पिछले कई बजटों में कर्मचारी ठगासा ही महसूस कर रहा था, इस बार कर्मचारियों को एक तो बहुत बड़ा जो है जो कर में छूट, टैक्स में जो स्लैब की है वो बढ़ाने की कर्मचारी पिछले कई वर्षों से मांग करते रहे। कम से कम 10-12 लाख रुपए की जो है छूट होनी चाहिए, 10 लाख से स्लैब बढ़ानी चाहिए। और दूसरा, जो नई राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो चुकी है और ओल्ड पेंशन स्कीम जो नए कर्मचारी है न्यू पेंशन स्कीम के, उनके केंद्र सरकार में जो पैसे जमा है पीएफआरडी के खाते में, तो पीएफआरडी के खाते की केंद्र सरकार वो पैसे राज्य के कर्मचारियों के लिए रिलीज करे, ये बजट में घोषणा नहीं करें। और इससे राजस्थान के जो ओल्ड पेंशन स्कीम में कर्मचारी है उनको बहुत बड़ी राहत मिलेगी अगर केंद्र सरकार इसके बारे में सोचती है। तो मैं राज्य सरकार से भी मांग कर रहा हूं कि राज्य सरकार, माननीय भजन लाल जी हो चाहे उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री दिया कुमारी जी है, वो केंद्र सरकार से हमारा जो बजट पीएफआरडी के पैसे जो केंद्र सरकार में जमा है उस पैसे को रिलीज कराए और राजस्थान में जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है इसके ऊपर भी स्पष्ट स्थिति स्पष्ट करे। क्योंकि अभी जो केंद्र सरकार ने एक यूपीए लागू किया है, यूपीए जो यूनाइटेड पेंशन स्कीम लागू की है, तो उसको केंद्र सरकार के, मैं तो ये कहूँगा कि राजस्थान में तो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है, इसको अगर छेड़छाड़ करेंगे तो कर्मचारी यहाँ के बर्दाश्त नहीं करेंगे। इससे मैं ये चाहूँगा कि राज्य सरकार इसकी स्थिति स्पष्ट करे और केंद्र भी ये कहे कि जहाँ ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको यथावत रखी जाएगी या कर्मचारियों पे थोपी नहीं जाएगी यूपीएस। तो ये सारी चीजों को लेके राज्य के कर्मचारी अच्छा, अभी आपने कहा कि ओपीएस एज इट इज यहाँ पे चल रहा है उसे छेड़ा न जाए, तो क्या इसे लेकर कुछ मौजूदा सरकार की तरफ से कहा गया या कोई मैसेज कर्मचारियों को कन्वे किया गया, कुछ ऐसा हुआ है क्या? नहीं, निश्चित तौर पे जब केंद्र सरकार में जो अभी यूपीएस लागू किया गया है तो निश्चित तौर पे ये ओपीएस का एनपीएस का ही दूसरा जो है यूपीएस है। इसमें सिर्फ एक ही है कि पेंशन की जो गारंटी दी है वो भी किस तरीके से दी जाएगी, ये भी कर्मचारी में बहुत बड़ी भ्रांति है। और केंद्र सरकार लेके स्पष्ट नहीं किया गया है कि क्या होगा। और राज्य सरकार से हम पिछले कई दिनों से मांग कर रहे हैं, जब से राज्य सरकार में भारतीय जनता पार्टी की भजन लाल जी सरकार बनी है, हम मांग करते आ रहे हैं कि यहाँ राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम की स्थिति स्पष्ट करें, राजस्थान के कर्मचारियों में जो भ्रांति है उसको दूर किया जाए। और मैं समझता हूं कि ये जो आ रहा बजट है इसमें
जो भजनलाल जी जो वित्त मंत्री दिया कुमारी जी है वो स्थिति स्पष्ट करे कि ओल्ड पेंशन स्कीम है, वहाँ ओल्ड पेंशन स्कीम रखी जाएगी, ऑप्शन रखना चाहिए। और दूसरा जो 8वां वेतन आयोग है उसके भी केंद्र सरकार ने अभी घोषणा की, क्योंकि पिछले कई दिनों से राजस्थान या ऑल इंडिया के कर्मचारी भी भ्रमित थे कि 8वां वेतन आयोग लागू नहीं होगा। तो इस बात को लेके कईयों में बहुत बड़ी भ्रांति थी। तो मैं इस बात के लिए भारत सरकार को भी धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने जो और 8वां वेतन आयोग की लागू की घोषणा की और 31 दिसंबर जो है 25 इसकी डेडलाइन दिए और जो 26 में हमारा 8वां वेतन आयोग लागू होना है उसके लिए शीघ्र ही जो आदेश जारी हुए हैं उसके ऊपर जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, ये बेहद अहम पॉइंट का जिक्र भी आपने किया विपिन जी। इससे पहले भी हम कर्मचारियों को लेकर कई मुद्दे आते रहे हैं, कभी आंदोलनरत होते हैं कर्मचारी, कभी अपनी हक अपनी मांगों को लेकर भी उन्हें आंदोलन करना पड़ता है। अभी अगर बात करें मौजूदा स्थिति की, 2 सवाल मेरे आपसे रहेंगे, क्योंकि हर बार कर्मचारियों के लिए भी कुछ ना कुछ देती है सरकार। ये बात अलग है कि जो ज्यादा जरूरत है कर्मचारियों को लगता है उसकी घोषणा नहीं हो पाती और कई बार संघर्ष भी करना पड़ता है। पिछले बजट में जो कुछ कहा गया, क्या आपको लगता है कि उससे संतुष्ट है आप लोग और उस कर्मचारियों को के लिए जो सोचा जा रहा है वो किया जा रहा है? दूसरा, इस बार सबसे बड़ा अहम मांग के तौर पर कहें या कर्मचारियों के फायदे के तौर पर क्या लगता है आपको बजट में होना चाहिए? अगर राजस्थान के बजट की बात करें तो गत वर्ष भजनलाल गवर्नमेंट ने कहा था कि खेमराज कमेटी की सिफारिशें लागू होगी। अब मुख्यमंत्री से संवाद हुआ था तो जिसमें कर्मचारी नेताओं ने कहा था कि पब्लिक डोमेन में उसको लाया जाए। सरकार ने पब्लिक डोमेन में अभी 2-3 दिन पहले उसको खेमराज कमेटी को ला दिया। खेमराज कमेटी को जो देख के कर्मचारी ठगा सा महसूस कर रहा है, उसमें कुछ भी नहीं दिया गया। खेमराज कमेटी ने 4 साल अब उस पर काम किया। बैक में जाऊं तो वसुंधरा सरकार ने डीसी सामंत कमेटी गठित की थी, उसने 21 माह में रिपोर्ट दी थी। उस समिति पर एक समिति गहलोत सरकार ने गठित की थी, खेमराज कमेटी। खेमराज कमेटी के अगर आप तथ्य देखे जाए तो इतने अपूर्ण है कि उनको पता ही नहीं कि राजस्थान में कितने कर्मचारी हो। उन्होंने मर्जी आए वो डॉक्यूमेंट्स लिख दिए और उन्होंने एक काम किया कि डाकिए का काम किया, जो सभी संगठनों और महासंघों को बुला के उन्होंने एक बाइफरकेट कर दिया। ये उनकी डिमांड है, ये मिल रहा है और ये डिमांड है, बस कहीं अनुशंसा नहीं की गई। कोई एक आध छोटे वर्ग को कोई अनुशंसा की हो तो बात अलग है, बाकी किसी की अनुशंसा नहीं की। तो कर्मचारी वहीं का वहीं आके ठगा से क्या खेमराज कमेटी से मिला। तो सर उन्होंने लिस्टेड तो किया मांगों को, लेकिन रिकमेंड नहीं किया। तो अब हमारी सबसे बड़ी मांग ये है कि भजनलाल सरकार बजट में उन लिस्टेड मांगों को रिकमेंड करे तो कर्मचारियों के लिए लाभकारी होगा। दूसरी बात यह है कि संविदा निविदा के लिए गहलोत सरकार ने RSLD कारपोरेशन बनाया कि उसमें उनके नियमित किया जाएगा। इस सरकार ने 1 साल में उनके लिए कुछ भी नहीं किया। सबसे बड़ा वर्ग है संविदा निविदा का, करीब 3 लाख का वर्ग है। और चौथी अगर बात करें तो ये बात करें जो हमारा 53,000 करोड़ पुरानी पेंशन का, राज्य में पुरानी पेंशन लागू हो गई तो पैसा जो जमा है उसको GPF में जमा करें तो ये भी हमें भी विश्वास हो जाएगा कि हाँ यहाँ OPS लागू रहेगी। तो ये 3-4 चीजें यहाँ से हम सोच रहे हैं कुछ हो। शिक्षा में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड हो, भर्तियों का कैलेंडर जारी करें, मेन बात ये है। और दूसरी ओर पदोन्नतियां नहीं हो रही विभाग में, 5-5 साल से पदोन्नति नहीं। शिक्षा विभाग 5 लाख का वर्ग है, 5 साल से पदोन्नतियां नहीं है, जिसमें कुछ भी नहीं करना, पैसा ले रहा है कर्मचारी। और सबसे बड़ा बात हमने भजनलाल जी इस मुख्यमंत्री से कहा था, आप कितनी भी विसंगतियां हो सबके लिए अलग अलग लड़ते हैं, मंत्रालय के अलग लड़ता है, आप एक चीज कर दो तो निश्चित रूप से कर्मचारी संतुष्ट हो जाएगा। हमें 9, 18, 27 3 ACP मिलती है। सरकार अगर 14, 7, 14, 21, 28 4 ACP दे दे, 4 नियमित पदोन्नति के ACP दे दे, तो जितनी भी विसंगतियां उससे भी काफी हद तक कर्मचारी संतुष्ट हो जाएगा। तो उम्मीद ये कर रहे हैं सरकार से। क्या आप लोगों का संवाद हुआ, क्योंकि मुख्यमंत्री हर वर्ग से संवाद कर रहे थे बजट से पहले, ताकि बजट में बैलेंस बजट हो और सबकी मांगे और जो जरूरतें वो समझ में आ सके, उससे सम्मिलित किया जा सके। तो क्या कर्मचारी वर्ग का भी संवाद हुआ? निश्चित रूप से संवाद हुआ, काफी लंबी मीटिंग हुई, उनके सामने हमने यही रखा कि विसंगतियां तो काफी है। अगर 7, 14, 28 अगर सरकार गवर्नमेंट दे देती है हमें ACP, 4 पदोन्नति के पद लाभ दे देती है, तो हमारी करीब 70 से 80% हमारी विसंगतियां खत्म हो जाएंगी। बात रही केंद्र सरकार की, केंद्र सरकार 8वां वेतन आयोग लागू कर रही है। केंद्र से हमारी 2 ही मांगे थी, 8वां वेतन आयोग लागू करे और देश भर में OPS लागू करे। राजस्थान में तो OPS मिल गया, लेकिन देश का कर्मचारी अभी OPS की ओर देख रहा है। 8वां वेतन आयोग लागू कर दिया सरकार ने। उम्मीद हमें कम है, क्योंकि अगर वेतन आयोग की बात करें, पहला वेतन आयोग 1946 में लगा था, जब 14.2% की वृद्धि थी। वो उस समय देश आजाद हुआ था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। उसमें लिखा गया जीवन निर्वाह भत्ते के लिए 14.2% है। सबसे ज्यादा वृद्धि हुई छठे में, करीब 54% की वृद्धि कर्मचारियों को तनख्वाह मिली। 7वां वेतन जो मोदी सरकार का था 14.3, जब 46 में 14.2 तो 14.3, तो हम ज्यादा उम्मीद नहीं लगा रहे सरकार से कि कुछ हमके देके जाएगी। लेकिन
जो 5वें 6ठे वेतन आयोग में जो स्लैब था इनकम टैक्स का, वही स्लैब अभी चला आ रहा है। 8वां वेतन आयोग आ गया तो कम से कम स्लैब बढ़ा दे तो वही कर्मचारी कम से कम आधा संतुष्ट हो जाएगा, रिटायरमेंट पर्सन वाला भी संतुष्ट हो जाएगा, और वर्तमान कर्मचारी ये स्लैब अगर 12 से 15 लाख कर दिया जाए तो कर्मचारी संतुष्ट हो जाएगा, क्योंकि वे जो स्लैब है इनकम टैक्स की वो अभी 4थे और 5वें वेतन आयोग से के अनुसार ही चल रही है। तो यही हमारी वो केंद्र सरकार के बजट से मांग है। ठीक है विपिन जी, बेहद अहम मांगों का जिक्र आपने किया। डॉक्टर ऋतुराज शर्मा हमारे साथ हैं, क्योंकि लगातार इन मुद्दों को, इन खबरों को हम इन्हीं के जरिए लाते हैं। ऋतुराज जी, अब ये जो अभी कहा विपिन जी ने, क्या वाकई में सरकार के लिए आसान है इसे इंप्लीमेंट कर देना, या मुश्किल है इसलिए ये दुविधा में चल रहा है, और क्या उम्मीद की जाए कि बजट में लाया जा सकता है? और जिस तरह से एक हेमराज रिपोर्ट का भी इन्होंने जिक्र किया कि अब जाकर आई सामने, लेकिन कर्मचारी ठगा सा महसूस कर रहा है, क्या है इसका? बिल्कुल श्वेता, ये सारी बातें हैं कि एक तरह की दुविधा है सारी बातों को लेकर, क्योंकि यूपीएस केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू कर दिया है और उधर ओपीएस के लिए यहाँ पर स्थिति साफ नहीं है। तो ओपीएस पर सरकार को रुख साफ करना पड़ेगा। हालांकि ये कई बार कहा गया है कि आंध्र प्रदेश मॉडल लागू किया जाएगा, और आंध्र प्रदेश मॉडल यदि लागू करने की मंशा है तो वह मंशा वह यूपीएस के रूप में ही सामने आती है, क्योंकि उसमें जो मूल वेतन है उसका 50% होगा, जिसका पहले से ही कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। एक दूसरा ये कि रुख यह भी साफ करना चाहिए कि जो खेमराज कमेटी को भी मूल काम जो करना था, जो खासतौर पर अधीनस्थ मंत्रालय कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग है, उनके लिए काम किया जाना था कि उनकी जो सचिवालय के समान वेतन और 3600 ग्रेड पे की भी मांग थी, इस बारे में भी बिल्कुल खारिज कर दिया गया इस मांग को खेमराज कमेटी की ओर से। तो आखिरकार खेमराज कमेटी ने कौन सी ऐसी बड़ी मांग ली या कौन सा ऐसा बड़ा मुद्दा लिया जिससे सारे कर्मचारी लाभान्वित हो रहे हों? तो ऐसा कोई नज़र नहीं आता। ये बात बिल्कुल सत्य नज़र आती है। खेमराज कमेटी की जो रिपोर्ट है वो 3-4 दिन से लगातार विश्लेषण की जा रही है, लेकिन बार बार यही बात सामने आ रही है कि निष्कर्ष कोई अपना नहीं दिया है, और दिया है तो नेगेटिव दिया है। तो इस रूप में जब ये बात सामने आई है तो इसको भी स्पष्ट करना चाहिए कि खेमराज कमेटी की जो सिफारिशें लागू नहीं हो पाई हैं वह लागू हो। दूसरा, जिस पर जो खेमराज कमेटी ने मौन साधा है या नेगेटिव टिप्पणी दी, उनका भी एक बार परीक्षण जरूर कराना होगा। तो यह बात सामने आ रही है। इसके साथ साथ ही कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर कई बार जो सरकारी कर्मचारी हैं परेशान होते हैं। कई तो ऐसे मुद्दे भी हैं जो बहुत छोटे छोटे मुद्दे हैं, और कई गैर वित्तीय भी मुद्दे हैं, लेकिन इसके बारे में सरकार अपने हिसाब से कोई काम नहीं करी। एक ये काम ज़रूर किया जा रहा है, जैसे कि चर्चा हो रही है कि अधीनस्थ मंत्रालय कर्मचारियों का एक निदेशालय बनाने की, और उनमें जो ड्राइवर हैं और सहायक कर्मचारी हैं उनको भी शामिल करते हुए एक बड़ी मांग को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कितना सिरे चढ़ती है देखने वाली बात होगी। और एक और मुद्दा जो जैसा कि जिक्र कर्मचारी नेता विपिन शर्मा भी कर रहे थे कि जो उनको 4 पदोन्नति का लाभ मिले जीवन काल में पूरे, तो इसमें 8, 16, 24, 32 साल पर पदोन्नति एसीपी जो है वो तय करने को लेकर कुछ कवायद चढ़ी है, लेकिन वो कितने सिरे चढ़ पाती है, और इसको लेकर ही बजट में ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि इसको कम से कम इम्प्लीमेंट किया जा सके, और इम्प्लीमेंट केवल बजट घोषणा में नहीं रह जाए, उसको लागू करने के लिए वित्त विभाग आदेश भी जारी करे, जिससे काफ़ी हद तक कुछ इनकी विसंगतियां दूर हो सकती हैं। जो अन्य बात आपने कही कि जिस तरह की माली हालत है सरकार की, उसमें जो एक बड़ा कोई फैसले लागू करना हो, जैसे मान लीजिए 5वीं अनुसूची के तहत वेतन कटौती का मसला पूरा सुलझाना हो, तो वह नहीं सुलझा पा रही, ये भी बात सही है। इसके साथ ही और भी बड़े मसले हैं, जैसे कि 3600 ग्रेड पे यदि लागू कर दिया तो एक डिस्पैरिटी हो जाएगी अन्य तरह के जो संवर्ग हैं उसमें, यह भी बात काफ़ी हद तक सही हो सकती है। सचिवालय समान वेतन देना भी, उसमें भी विसंगति हो सकती है। ये अलग मसले हैं, इनको भी हालांकि समय समय पर बातचीत के जरिए सुलझाना चाहिए, लेकिन ये जो मुख्य बातें हैं इसको तो किया जा सकता है, और ये करने योग्य है, और इस पर आगे बढ़ा जा सकता है। चलिए, इस वक्त हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सुभाष शर्मा जी भी जुड़ चुके। सुभाष जी, बहुत स्वागत है आपका। सुभाष जी, हम बात कर्मचारियों को लेकर कर रहे हैं, अहम भूमिका कर्मचारियों को होती है, लेकिन इस बजट में कर्मचारियों की उम्मीदों पर आपको लगता है कि सरकार उतना ध्यान देगी और शामिल कर पाएगी? क्या
सरकार की जो वित्तीय क्षमता है वो उसे ये करने की अनुमति देगी? देखिए, जहाँ तक बात है, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। और बात जब बजट की चलती है तो सबसे पहला जो इश्यू आता है वो आता है कि हमारे पास हमारी लिमिट क्या है। बेसिकली हमारे जो एक्सपेंडिचर्स हैं और हमारी जो रेवेन्यू है उसका हालचाल क्या है, बैलेंस क्या है, पैरिटी क्या है। अब बात यहाँ ये आती है कि स्टेट गवर्नमेंट्स के पास में ले देकर जो टोटल बजट आता है उसका शेयर आजकल आप हम सबको पता है कि वो शेयर मिलता है और केंद्र से शेयर मिलेगा। अब पहले केंद्र का बजट पारित होगा, उसके बाद राजस्थान सरकार अपने खर्चों के और अपने बजट एलोकेशंस के बारे में सोचेगी। एक बात। दूसरी बात ये कि स्टेट्स के पास में रेवेन्यू के बहुत ज़्यादा संसाधन अभी तक हम जुटा नहीं पाए हैं। 1947 से लगाकर अब तक हम आपको याद होगा कि 60-70s के बजट में ये आता था कि बैलों की घंटियों के ऊपर टैक्स घटा दिया और ऊंटों के जो सजावटी गहने हैं उनके ऊपर टैक्स ये कम कर दिया। ये तो हमारा बजट था। बेसिकली कोई बहुत आधारभूत उसमें हम नहीं चल पाए। अब जब बात आती है इसकी, तो देखिए, सबसे पहले तो केंद्र सरकार घोषणा कर चुकी है कि वो अब नया जो वेतन आयोग है उसको लागू करेगी। तो 1 जनवरी 2026 से जो लागू होने वाला है, अब 1 साल का टाइम है। राज्य सरकार की मजबूरी है कि राज्य सरकार के पास जो टोटल बजट साइज है उसका 95% से अबव जो है वो सैलरीज में, सरकारी एक्सपेंडिचर्स में और पेंशन में निकल जाता है। अब हालांकि ये जो पेंशन 2004 के बाद में जो योजना लाई है, अब इसका हालांकि अनरेस्ट बहुत है, लेकिन अब इसको भी एड्रेस तो करना पड़ेगा क्योंकि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने इसके बारे में जो बातें कही हैं और जिस तरह से लागू किया, अब ये सरकार के सामने बड़ी समस्या होगी कि वो जो ओपीएस वाला मसला है उसको भी सुलझाना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं उनको नया वेतनमान नहीं मिलना चाहिए। जब केंद्र दे देगा तो राज्य सरकार की मजबूरी हो जाती है, उसको देना पड़ेगा जी। लेकिन बात ये जो अभी पूर्ववर्ती वक्ता कह रहे थे, जो पैरिटी है समाज में वो कहीं ना कहीं इस इन्फ्लेशन की भेंट चढ़ेगी। आप देखिए जरा, सरकारी कर्मचारी को तो ठीक है आपने बढ़ा दी सैलरी, लेकिन जो बाकी जो सेगमेंट्स हैं सोसाइटी के, जो बाकी जो प्रोफेशनल्स हैं, उनका क्या हाल होने वाला है? क्या उनको भी सरकार कहीं कैटलिस्ट की भूमिका में आएगी या कि केवल शोषण की भूमिका में ही है? तो प्राइवेट जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, प्राइवेट जो फैक्ट्रीज हैं, जो कॉर्पोरेट्स हैं, ये क्षेत्र क्या करेंगे? मतलब उस इन्फ्लेशन का क्या इलाज होगा? किस तरह से हम समाज में पैरिटी बनाए रखेंगे? क्योंकि आप हम सबको पता है, ठीक है, उसको कई लोग कहते हैं भाई ओपन मार्केट इकोनॉमी में और सोशलिस्ट जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें बड़ा फर्क आ गया है ओवर द पीरियड। पिछले करीब हम 30 साल की बात करें आफ्टर नरसिम्हा राव, तो जो हमारी इकोनॉमी है, हमारे देश की जो सोच है वो अब मार्केट कैपिटल के ऊपर है, मार्केट कैपिटल आधारित हमारी व्यवस्था हो गई है। पहले किसी जमाने में भारत जो था वो सोशलिस्ट उसमें चल रहा था, तो उसमें हमने सबने देखा है कि समाज में जो मजदूरी करने वाला है उसमें और सरकारी कर्मचारी जो टीचर है या पटवारी है उसमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता था। वो दुकान पे बैठा हुआ जो किराना के व्यापारी है वो भी लगभग उतना कमा लेता था जितना एक तहसीलदार की कमाई होती थी। आज यदि हम बात करें किराना के व्यापारी की कमाई और तहसीलदार की तनख्वाह, रात और दिन का फर्क है। तो समाज में जो पैरिटी का जो फर्क पड़ेगा, डिस्पैरिटी आएगी, डिस्पैरिटी से अनरेस्ट पैदा होगा। ये तो स्टेट की बात है, लेकिन बात यहाँ ये है साहब कि हम यदि बजट की बात करते हैं तो देश को, हमारे समाज को, स्टेट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द फेडरल सिस्टम, इसको पूरे को हमको यहाँ एक चीज की देखनी पड़ेगी कि विश्व कहाँ जा रहा है। जैसे कि नरसिम्हा राव जी के टाइम में विश्व कहीं और जा रहा था और हम रिग्रेसिव उसमें जा रहे थे। हमारे यहाँ प्रोडक्शन का हाल ये था कि एक कंपनी को कार का लाइसेंस मिला, वो तो संजय गांधी आए तब मारुति को लाइसेंस दिया गया क्योंकि वो इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति थे। अदरवाइज हमारे यहाँ कार बनाने के लिए एक को लाइसेंस, स्कूटर बनाने के लिए एक को लाइसेंस प्रथा हम चला रहे थे। रेग्रेसिव डेवलपमेंट जिसको कह सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ कोई ध्यान नहीं था। आज जो जरूरत है, जब आप वर्ल्ड में एक ग्लोबल विलेज की अवधारणा में जीते हैं, तो आज आपको ये जरूरत जरूर पड़ेगी कि आपको पूरे विश्व के साथ कदम से कदम मिलाकर, कदम ताल करते हुए चलना पड़ेगा। और इसमें सबसे जो ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन आ रही है वो आज के यूथ के लिए आ रही है। हमारे पास यूथ के लिए अभी भी कोई ओरिएंटेशन नहीं है। हमारे पास अभी भी दुनिया जहां एआई की तरफ बढ़ रही है, हमारे यूथ अभी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में रखे खा रहे हैं। हमारे यूनिवर्सिटीज के कैंपस खाली हो चुके हैं, गांव खाली हो रहे हैं। गांव की स्थिति है कि 2 टियर और 3 टियर जो सिटीज हैं उनको जोड़ने का, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ेगा। आप दिल्ली में जाइए, दिल्ली में मेट्रो आने के बाद में कितना सुकून मिला है। हालांकि अभी भी बहुत जरूरत है काम करने की, लेकिन हमारे राजस्थान की यदि हम बात कर लें तो राजस्थान में 5-6 शहर ऐसे हैं, यदि उनको 100 किलोमीटर के उसमें रेडियस में लेकर उसको यदि फास्ट और रैपिड ट्रांसपोर्टेशन से जोड़ दिया जाए
तो एक ग्रोथ में बहुत फायदा मिलेगा। आप सरकार के ऊपर कितनी चीजों के ऊपर डिपेंड करेंगे, और सरकार के पास बजट हम जानते हैं 2.5 से 3% जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट है, इसको बढ़ाने की जरूरत है, इसको एड्रेस करने की जरूरत है। सरकारी खर्चे जो चल लेकिन रहे हैं, अभी जैसे चर्चा में बात आ रही थी, कर्मचारियों की बहुत सारी डिमांड है कि और उम्मीद भी है कि सरकार, लेकिन क्या सरकार का बजट गवाही दे रहा है कि वो उस बजट को पूरा कर, जैसे पदोन्नति का भी जिक्र इन्होंने किया कि कर्मचारियों की पदोन्नतियां नहीं हो रही हैं। देखिए बात मैं वहीं आ रहा हूं कि आपके पास ले देकर जो बजट है उसको यदि आपने मैक्सिमम पार्ट उसी के ऊपर खर्च कर दिया, एक अनरेस्ट तो देखे हो किसी भी सेगमेंट में, अनरेस्ट तब तक पैदा हो सकता है जब तक आप उसको ये ना कह दें कि भाई हमारा जो मूल टारगेट वो क्या है, हमारा बड़ा उद्देश्य क्या है, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट क्या है, उसको सरकार के मुखिया को एड्रेस करना पड़ेगा। सरकारी कर्मचारियों को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा कि भाई हमारे पास टोटल साइज ये है, आप ट्रांसपेरेंट बनाइए। ये अंग्रेजों के चलाई हुई जो एक बजट की हमारी अवधारणा है, अभी सब लोग टकटकी लगा के बैठेंगे, देखना आप 1 फरवरी के लिए आज से टकटकी लगना, हम भी बैठे टकटकी लगाना शुरू, और ये स्टेट का बजट जब आएगा फरवरी 16 के आसपास तब तक ये चलता रहेगा। अब बात यहाँ ये है साहब कि अंग्रेज ने तो ठीक है, अंग्रेज तो एक डोमिनेंट सेटअप में आपको देख रहा था कि ठीक है आप उनके कॉलोनी हैं, लेकिन हमारी जब सरकार 5 साल के आ गई तो 5 साल का हो गया एक बार खत्म। अब हर साल ये नया नवेला काम करना, जो रिवीजन करना है 6% इन्फ्लेशन के हिसाब से, मान लीजिए एक जनरल इन्फ्लेशन जो है, मुद्रास्फीति जो है वो 6% के आसपास बैठती है, 6% के आसपास आप चीजों को बढ़ाइए। इनकम टैक्स स्लैब है, मान लीजिए आज आम आदमी की जरूरत है, इनकम टैक्स स्लैब को 7 लाख किया है, 7 लाख से 9 लाख के आसपास करना पड़ेगा, लेकिन ये 5 साल का एक एक्सटेंसिव प्रोग्राम लेना पड़ेगा। हर साल ये करने की जरूरत नहीं, हर साल बुद्धिजीवी बैठ जाते हैं, फिर समाज में अनरेस्ट पैदा होता है, फिर हड़तालें शुरू हो जाती हैं। अब आप हर साल क्यों कर रहे हैं? जब रेल बजट को आपने मिलाया ना, एक क्रांतिकारी कदम किया। देखना होगा इस पर क्या होता है, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है। एक कमेंट जरूर चाहेंगे एक लाइन में, विपिन जी। सरकार की अगर बात करें तो जो वित्तीय मांगे नहीं है, जो वैसी मांगे हैं बजट में, अगर उनको भी पूरा कर दिया है तो कर्मचारी संतुष्ट हो जाते हैं। कर्मचारी किसका? राज्य जिसका। और ये जो सरकारें बदलती है एक दिन में नहीं बदलती, कर्मचारी सरकार की नीतियों को गांव ढाणी तक लेके जाता है। जब कर्मचारी संतुष्ट नहीं होगा तो उसकी नीतियों को लेके नहीं जाएगा, तो 5 साल में निश्चित रूप से कर्मचारी भी वो कहेगा नहीं सरकार अच्छी नहीं है। तो गांव में जहां जा रहा है तो रिसेस पैदा होगा, सरकारें रिपीट नहीं होती, तो पहले साल से ही उनको ध्यान रखना पड़ेगा। जी जी गजेंद्र जी। और निश्चित तौर पे मैं आपको बता दूं कि जो केंद्र सरकार से हमारा है, आज एक कर्मचारी की 2 महीने की तनख्वाह तो इनकम टैक्स में चली जाती है। जिस तरीके से हम मांग कर रहे हैं कि कम से कम 12 लाख रुपए इनकम टैक्स की स्लैब हो, क्योंकि 2 महीना आदमी की तनख्वाह जाना बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरा, जो अभी खेमराज कमेटी की चर्चा चल रही थी, मैं आपको बताऊं खेमराज कमेटी ने इतने पैसे सरकार के बर्बाद किए, इतने कर्मचारी संगठनों को बुला के, कई संगठन ऐसे भी जो बाड़मेर का है वो लेके आया, कहीं से फोटोकॉपियां करा के बार उनको लगभग 400 संगठनों ने उनको दिया, और निकला क्या? उसमें से 0 निकला। तो कई दिनों से हम मांग करते आ रहे थे, उसके बावजूद भी राजस्थान की सरकार हो चाहे ये जो कमेटियां बना के और इतनी कर लेती है, 4-4 साल तक लोगों को लटकाए रखती है, उसके बाद में निर्णय कुछ नहीं होता। ये बहुत बड़ी विडम्बना है। ये वक्त रहते फैसले होने चाहिए, इसमें इतना वक्त लगने की जरूरत नहीं है जो होता है। ऋतुराज जी, फाइनल कमेंट। देखिए, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूँगा कि ये जो 4 साल का वक्त है, अब इसमें सही मुद्दे एड्रेस किए जाने की ज़रूरत है। खासतौर पर यदि कर्मचारी वर्ग की बात करें तो सरकारी कर्मचारियों के जो सही मुद्दे हैं वो वास्तव में एड्रेस नहीं किए जा रहे हैं। ये बात बिल्कुल सामने आ रही है। जिस तरह से खेमराज कमेटी की रिपोर्ट और उसका फिर हश्न देखने को अलग अलग तरह से मिल रहा है, उसको लेकर। और दूसरी खास बात ये कि अब जबकि 8वां वेतनमान किसी न किसी रूप में 1-2 सालों में लागू होना है, तो सरकार को यह केवल यही सोच नहीं होनी चाहिए कि हम सरकारी कर्मचारियों के लिए यदि कोई काम करेंगे तो बाजार में ज़्यादा पैसा आएगा, और बाजार में ज़्यादा पैसा और टैक्स दोनों मिला के हमको वापस से राजस्व की स्थिति ठीक करनी है। क्योंकि इसके अलावा भी राजस्व के उपाय करके और सरकारी कर्मचारियों के सारी चीज़ों को अकोमोडेट करना, ये सरकार को सीखना होगा, साथ ही साथ अपने वित्तीय हालात बनाते हुए। तो ये तमाम चीज़ों को किस तरह से संतुलन में देखती है, देखने वाली बात है, गौर करने लायक और दिलचस्प विषय है। जी बिल्कुल, बेहद अहम है और फैसले क्या होते हैं, बजट में क्या शामिल किया जाता है। लेकिन फिलहाल क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, बजट है और इसलिए इंतजार भी सभी को है। जिस तरह सुभाष जी भी कहते हैं कि सब टकटकी लगाए बैठे कि 1 तारीख को केंद्र का बजट आता है तो क्या होगा, और जब राज्य का बजट आएगा तो क्या होगा। क्या यहाँ पर बजट सरकारों का है कि क्या वित्तीय व्यवस्था मजबूत है, इससे आम जन को कोई लेना देना। हर वर्ग ये सोच रहा है कि जो उसकी चाहत है, जो उम्मीद है, जो उसकी जरूरतें हैं, उसे शामिल कर ले सरकार बजट में। और इसलिए इंतजार है कि आखिर कर्मचारी भी ऐसा ही एक मजबूत वर्ग है, और जो वो इतनी मांगे कर रहा है, जो उसकी जरूरतें हैं, जिस पर ध्यान
कहना उनका कि कई बार कई सालों से नहीं दिया गया, तो क्या इस बजट में उसे शामिल किया जाता है या नहीं, ये भी बेहद अहम रहेगा। और ये तस्वीर साफ होगी जब बजट पेश होगा, लेकिन उम्मीद अभी भी कायम है कि जो कर्मचारी है, जो सबसे ज्यादा जरूरत है, पदोन्नति की बात हो या फिर दूसरे अहम मांगे हो, उसका पूर्ति इस बजट में हो पाएगी या भी और लंबा इंतजार करना होगा। चलिए इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।